नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं, चाहे तो आप सीटेट का पेपर 1 दे रहे हैं या फिर पेपर 2, सीटेट सीडीपी पेपर 1 या पेपर 2। टोटल हम आपको रियल पीवाईक्यू करा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछा गया है। तो टोटल हमने आपसे वादा किया है हम आपको 32 पेपर सॉल्व कराएंगे और आज इस वीडियो में हम आपको 20वां पेपर लेके आए हैं। अब तक हम 19 पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने वो 19 पेपर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। सबसे पहले प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पे दोस्तों एक एक पेपर को अच्छे से आप एक्सप्लेन मैंने किया है उसको आप समझिएगा। फिर आपके सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सीडीपी के वो भी मैंने बता रखे हैं और जो कंटेंट वाले टॉपिक हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं और उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट से जाके एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज करते हैं पेपर 20 को सॉल्व। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है और पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए प्याजे जी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्याजे का सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यहाँ से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्याजे से रिलेटेड। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना ताकि आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। देखो प्याजे के अनुसार जो विकास है, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब देखो क्या यहाँ पे भाषा है तो आप कहोगे भाषा से प्याजे का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। भाषा जो है इससे लेना देना किसका है, नॉम चॉम्स्की का। अब कहोगे क्या पुनर्बलन है, तो पुनर्बलन से भी कोई भी लेना देना नहीं है प्याजे का। ये किसका है, ये आपका स्किनर का है, ठीक है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अनुकरण से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, भौतिक विश्व के साथ अनुकूलन, अनुभव। भौतिक विश्व के साथ क्या है, अनुभव। देखिए कारण क्या है, कारण को आप समझिएगा, ठीक है, कारण को आप समझिएगा। इसके मैं आपको बता रहा हूँ कि प्याजे के अनुसार जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो पर्यावरण व वस्तुओं के साथ सक्रिय अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। और जो भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित नाम चॉम्स्की का भी नाम आता है और वाइगोत्स्की से भी संबंधित है, ये ध्यान रखना। और पुनर्बलन मैंने आपको बताया ये स्किनर है यानी व्यवहारवाद से संबंधित है और अनुकरण से संबंधित है बोंड्रा, ठीक है, अल्बर्ट बोंड्रा। तो आपका जो दूसरा वाला विकल्प है ये हाँ ये सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है, तब बहुत आपको आनंद आएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब देखो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक काल की बात की है तो जाहिर सी बात है जब ये पूर्व संक्रियात्मक काल की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। लेकिन अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है ये दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि क्या है आपकी 11 से ऊपर की स्टेज है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। तो ये क्या है, ये भी आपकी क्या है औपचारिक अवस्था है। तो ये भी आपका क्या है सही विकल्प यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब देखो सी वाला ऑप्शन लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ठीक है। तो इसको समझिएगा। ये जो है आपकी ये जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी बात की गई है 2 से 7 वर्ष। एज क्या होगी यहाँ पे 2 से 7 वर्ष, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा होता है वो प्रतीकात्मक सोच करता है, क्या है, प्रतीकात्मक सोच करता है और लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है।
तो ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला जो ऑप्शन है डी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो जो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है ये क्या है, ये अहम केंद्रता के कारण नहीं समझ पाता है, अहम केंद्रता के कारण नहीं समझ पाता है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो उम्मीद करता हूँ सी ऑप्शन आपके समझ में अब आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करेंगे, इसके बाद आप जवाब देंगे तो आराम से क्वेश्चन को आप बना लेंगे। देखो, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान जो है वो ठीक है, किस एक जोड़े का मिलान ठीक है, उसी को आपको यहाँ पे ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो पहला है देखिए, दंड देना और आज्ञा पालन, यानी दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। क्या ये सही है? तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यह कोहल वर्ग का उत्तर पारंपरिक स्तर दर्शाता है। ठीक है, ये वाला नहीं, दंड और आज्ञा पालन की बात हो रही है ना, दंड और आज्ञा पालन। तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पूर्व परंपरागत है। क्या है ये? पूर्व परंपरागत है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा, कि वह अच्छा या बुरा। देखो, सामाजिक संविदा का वर्णन अधूरा या गलत, अधूरा गलत, यह भी आपका जो ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि देखो सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। देखो, किसी भी समाज का एक निश्चित मानदंड होता है जिससे उसके सभी कार्य निर्देशित व संचालित होते हैं। समाज उन्हीं कार्यों को अच्छा मानता है जो उसके मानदंडों पर खरे उतरते हैं। इसलिए सामाजिक संविदा अभिविन्यास है वो किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। तो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये परंपरागत स्तर है, ये क्या है, परंपरागत स्तर है। नेक्स्ट देखिए, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। नैतिक जो सिद्धांत है वो स्वयं चुने जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मानवाधिकार के मूल आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, तो ये क्या है, नियम और आदेश अभिविन्यास है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ये होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, कोहल वर्ग को आप अच्छे से पढ़ लो, 1 से 2 नंबर आपको ये दे के जाएगा। कोहल वर्ग के तीन चरण हैं और 3 चरणों से 6 स्तर बने हैं, प्रत्येक चरण से 2 स्तर हैं। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। क्वेश्चन देखो चौथा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना, व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना। अब ये शब्द आप व्यक्तिगत वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप समझो और समझने के बाद आप जवाब दोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। स्पष्ट करती है क्या कि बच्चे जो हैं वो अहम केंद्रित होते हैं। क्या ये विकल्प सही है? आप कहोगे जी नहीं, ये विकल्प आपका सही नहीं है। ठीक है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे क्या होते हैं, प्रदर्शित करती है कि भाई जो बच्चे होते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। बच्चे चलिए, बच्चे वृद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रेरणा के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये सही है लिखा हुआ, गलत नहीं है। ठीक है, तो क्या इसका बी ऑप्शन सही होगा? जी नहीं, बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है, तो वो व्यक्तिगत वाक्य की बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच की उसने बात की है, तो प्रदर्शित करती बच्चे अपने आप में प्यार करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं,
तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है बच्चे अपने कार्यों को नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने और निर्देशित करने हेतु करते हैं। यह आत्मनियंत्रण का साधन है। ये क्या है? ये आत्मनियंत्रण का क्या है? साधन है प्राइवेट स्पीच। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में छप भी सकता है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक जो है वो नहीं किया जा सकता। इसको आप ध्यान से समझो। देखो उसके सामाजिक संदर्भ से क्या ये विकल्प बिल्कुल सही है? आप कहोगे ये पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखो समझो। जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक को जो कुछ सीखता है उस सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। ये वाला आपका ऑप्शन पॉजिटिव है। नेक्स्ट है अवबोधन और अवधानात्मक प्रतिक्रियाओं से। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पे सही दोस्तों नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि जो सीखना है, सीखना सामाजिक परिवेश में होता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव है। पुनर्वलन को बात करता है किसकी? पुनर्वलन जो है वो स्किनर से संबंधित है। ये आपका सही है नहीं। व्यवहारवाद में मापने की योग्यता परिवर्तन है, तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष। तो 4 ऑप्शन इसके सामने हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। पहला ऑप्शन देखो, लोकतांत्रिक होता है और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्या ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे बिल्कुल ऑप्शन ये आपका सही है। क्यों? कारण क्या है? कारण देखो, प्रगतिशील शिक्षा। अब देखो ये प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है और आपको पता है इसके लिए कौन जाने जाते हैं? जॉन डीवी जाने जाते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में दोस्तों छात्र जो है वो सक्रिय है, सहभागिता व स्वतंत्रता होती है। शिक्षक जो होता है, शिक्षक वो होता है मार्गदर्शक। तो आपका ये ऑप्शन जो है सही है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। तो ये जो परंपरागत शिक्षा, ये आपका सही नहीं। एक मिनट, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। ठीक है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, तो ये गलत है। सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, सबके लिए मुफ्त है, जिसमें शिक्षक जो है वो अनुपस्थित होता है। तो शिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जो शिक्षक है, शिक्षक की जो भूमिका है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका वो पहला वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन पढ़ो। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्या ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे जी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? समझो। देखो गॉर्डनर का सिद्धांत है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? जैसे भाषिक बुद्धि हो गई, तार्किक बुद्धि हो गई, संकेतात्मक बुद्धि हो गई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, ये सब बुद्धियाँ आती हैं। तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। क्योंकि इस बुद्धि वाले व्यक्ति शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या है? संवेदनशील है। तो ये आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तर्क के दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। तो क्या ये ऑप्शन आपका सही है? आप कहोगे जी नहीं, ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही नहीं है। स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, भाषक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब मैं देखिए 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और 7 क्वेश्चन के मैं आपको कीवर्ड बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, कीवर्ड देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था प्याजे का, ठीक है, भौतिक अनुभव से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया बायगोत्स्की, बायगोत्स्की जो है वो सामाजिक संदर्भ और निजी वाणी से संबंधित। ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन कराया, वो कराया कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास से संबंधित था। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराया, वो कराया है देखिए जॉन डीवी का, जो कि प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित था। और जो 5वां क्वेश्चन मैंने आपको कराया, वो कराया गॉर्डनर का, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत का। तो एक एक चुनिंदा मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन समझो, भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। भाषा जो है वो विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, तो आप कहोगे बिल्कुल करती है, ये ऑप्शन गलत है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, क्या विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती? तो आप कहोगे सर ये भी गलत है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण करती है, तो ये भी बात इनकी क्या है दोस्तों, गलत है। ये भी बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो जो भाषा है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कारण समझो, कारण समझो, देखो बायगोत्स्की हैं, ठीक है, बायगोत्स्की और सैफिर बहार्प के अनुसार मैं बता रहा हूँ, भाषा जो होती है वो विचार को प्रभावित करती है, पर पूरी तरह नियंत्रित नहीं करती, पर पूरी तरह क्या है, नियंत्रित नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, भाषा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। दोस्तों भाषा जो है वो भाषा का प्रभाव होता है, तो इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पे लिखा था विचार प्रक्रिया का निर्धारण जो है वो नहीं कर सकता, तो ये भी क्या है आपका, ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि आंशिक निर्धारण संभव है। और नेक्स्ट क्या है देखिए, जो आपका मैंने तीसरा वाला गलत किया था, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, तो पूर्ण नियंत्रण नहीं करती, तो ये भी आपका गलत है। तो जो चौथा वाला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसका कारण भी आपको बता दिया कि भाषा जो है, भाषा विचार को प्रभावित करती है पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है कौन, भाषा। कौन करता है, भाषा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दोहराया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉग एवं पायलट के रूप में पुरुष। ठीक है, इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, बढ़ सकता है। तो इसका देखो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखो लिंग रूढ़िबद्धता, क्या इसका ऑप्शन लिंग रूढ़िबद्धता है? आप कहोगे जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे मेरी बात को समझो एक मिनट। देखो लिंग का आधार बनाकर कार्य का निर्धारण करने की शिक्षा देने से तथा इस प्रकार के चित्र जो होते हैं वो पाठ्य पुस्तकों में करने से लिंग जो रूढ़िबद्धता है वो बढ़ती है। लिंग रूढ़िबद्धता क्या है, बढ़ेगी। नेक्स्ट है देखो अगला जो विकल्प है वो है लिंग सशक्तिकरण, लिंग सशक्तिकरण। तो ये जो वाला ऑप्शन है ये भाई ऑप्शन आपका सही यहाँ पे नहीं है। लिंग भूमिका निर्वाह खेल और लिंग स्थिरता, ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और सही जवाब यहाँ पे दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो देखो यहाँ पे समझो, पहला पॉइंट संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। ठीक है, बी है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो आप कह सकते हो कुल मिलाकर ये जो कूट है, एक ये भी सही है और आपका ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कारण बता देता हूँ। देखो
प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तर, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जब शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है तो ये भिन्नताएं बालक के अधिगम को प्रभावी बनाती हैं, किंतु जब शिक्षक इन भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता है तो बालक के अधिगम में क्या है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िएगा और प्यार से इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखो पढ़ो क्वेश्चन 11। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा मूल्यांकन। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा मूल्यांकन। तो देखो पहला ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है, यहाँ पे है सीमित लिखा हुआ, आकलन को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। देखो बिल्कुल सही बात है, कैसे समझो। पेपर पेंसिल जो टेस्ट होता है वो केवल स्मरण व लिखित कौशल मापते हैं, व्यवहार दृष्टिकोण कौशल नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं दूसरी तरह से इसे एक्सप्लेन करूं तो ऐसे समझो, देखो केवल कागज पेंसिल से किया गया आकलन सीमित होता है क्योंकि किसी व्यक्ति या बालक का आकलन करने के लिए उसके सभी पक्षों का अवलोकन और जांच आवश्यक है। कोई बच्चा है उसके सभी पक्षों का अवलोकन एवं जांच आवश्यक है, जैसे भाषा हो गई, शारीरिक आदि। कागज से केवल बौद्धिकता का आकलन किया जा सकता है, अतः इस प्रकार का आकलन जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सकल आकलन को बढ़ावा देता है। क्या है, देखिए बी ऑप्शन, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे देखिए केवल कागज पेंसिल द्वारा जांचों का आकलन, इसका जो सही जवाब था ये आपका पहला वाला है, बकाया आपको यहाँ पे कोई मतलब रह नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए इसका महत्वपूर्ण है कि, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इसका जवाब भी दोस्तों बहुत प्यारा है, समझो। देखो, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के ओठ, यहाँ जहाँ से यह शिक्षिका के क्या है, ओठ तथा चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर देख सके। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही बात है। देखो कारण समझो, कारण ये है कि बधिर बच्चे के लिए जो होठ होते हैं, होठों की गति और चेहरे के भाव देखना आवश्यक है। यह समावेशी शिक्षा का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें और उन्हें बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तो ये क्या है, ये विकल्प दोस्तों आपका क्या है, सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। उसके प्रति संकेत करें जिससे भी बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, ये भी आपका सही नहीं है। बच्चे को डांट फटकाकर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्रों में प्रवेश ले, ये आपका गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा और इसके बाद आपको आंसर करना है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। क्या ये विकल्प आपको सही लग रहा है? चलिए बी पढ़िए पहले। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कौशल अपनाकर। आप कहोगे ये दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कौशल अपनाकर, तो ये विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि प्रभावी शिक्षक, कारण समझो, प्रभावी शिक्षक जो है वो बाल केंद्रित और आवश्यकता आधारित शिक्षण साथ में समान अवसर प्रदान करता है। अलग करना समावेशन के विरुद्ध है। अलग करना क्या है, समावेशन के विरुद्ध है। ये आपका क्या है, सही है। उन्हें कक्षा में अलग स्थान, देखो ये आपका क्या है, गलत है। ताकि अन्य बच्चों से, ये आपका गलत है सब। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर,
तो देखो सबसे अच्छा जो विकल्प है आपका वो आपका यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अधिगम निरोगता वाले बच्चे, क्या है, अधिगम निरोगता वाले बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, क्या ऐसा है? अधिगम निरोगता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं ये तथा परिपक्व होते हैं। आप कहोगे ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, तो ये भी आपका गलत है। कुछ भी नहीं सीख सकते, ये भी आपका गलत है। देखो, अधिगम निरोगता वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है समझो। बुद्धि सामान्य या उच्च, पर पढ़ना लिखना गणित जैसे कुछ क्षेत्रों में कठिनाई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है डी वाला ये सही है, क्योंकि कठिनाई का अनुभव करते हैं, अतः बच्चों को क्या है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। तो ये विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहुँच गया 15 पे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ठीक, हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, सारी वीडियो सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट से जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, जो हमने अभी क्वेश्चन आपको कराए थे उनका हम कीवर्ड आपको याद करा रहे हैं, क्योंकि पेपर में जो है वो कीवर्ड ही काम आएंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन कराया था वो भाषा से संबंधित था। किससे संबंधित था? वो भाषा से संबंधित था। ठीक है, तो भाषा प्रभावित करती है, नियंत्रित नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जेंडर चित्र यानी उसमें लिंग स्थिरता थी, नहीं जेंडर जो था, जेंडर वाला क्वेश्चन था, तो मैंने उसका कीवर्ड क्या बताया था? क्वेश्चन को एक बार मैं चेक करता हूँ। जेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, हाँ जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें जेंडर क्या है, रूढ़िबद्धता वाला, तो वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ से जेंडर से क्वेश्चन पेपर में छपना ही छपना है। नेक्स्ट देखिए, विविधता, अगर विविधता शब्द आता है तो संज्ञानात्मक प्लस सामाजिक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर पेंसिल आए तो ये सीमित आकलन है, अगर कहीं आ जाए पेपर में पेपर पेंसिल, ठीक है, तो पेपर जो पेंसिल है ये सीमित आकलन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सीमित आकलन है। कैसा आकलन है? सीमित आकलन है। अगर बधिर बच्चा आ जाए तो उसे सामने बिठाओ टीचर के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मकता विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। समझो, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें क्या है, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, देखो सृजनात्मक बच्चों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, इसको बात को ध्यान से समझा करो। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, ठीक है, और पहला वाला क्या है, ये तो बिल्कुल सेम हो गए। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, चलिए ये सेम हो गए। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, तो आपका ये भी गलत है और ये भी आपका गलत हो गया। उनमें प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही है। कारण समझो, देखो यहाँ पे तुलना, विश्लेषण और चयन की क्षमता बढ़ाते हैं, एक से अधिक संभावनाओं पर सोचने को प्रेरित करते हैं, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को समझो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, तो ये बात गलत है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये पॉजिटिव है। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। उन्हें केवल व्यवसायिक, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि भाई उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, तो क्या आशय है? देखो, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक जो है वो मुख्य कर्ता पात्र होता है, तो ये आपका सही नहीं है। कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष व निष्कात, तो ये भी सही नहीं है। परंपरागत व्याख्यात्मक, तो ये भी आपका सही नहीं है। सही वाला जो ऑप्शन है ये आपका पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सटीक आंसर है और सही जवाब है इसका। आपको भी क्वेश्चन समझ में अब आने लगे होंगे दोस्तों, ठीक है। 18वां क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? क्या अर्थ निर्माण है, अनुबंधन है, अनुकरण है, रटकर याद करना? अब देखो, सारे क्वेश्चन आपके सामने, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से इसका जवाब आप दीजिएगा। सही आंसर बताइएगा, सही जवाब दीजिएगा। चलो समझो। देखो, रटकर याद करना ये आपका गलत हो गया, अनुकरण आपका गलत हो गया, अनुबंधन आपका गलत हो गया। अर्थ निर्माण, यानी अर्थ निर्माण का मतलब समझो। कारण क्या है? देखो, ये सार्थक अधिगम है, ठीक है। ज्ञान का निर्माण, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, दीर्घकालिक स्मृति, तो ये आपका क्या है दोस्तों? अर्थ निर्माण जो है यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन है, क्योंकि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथा अनुबंधन होता है, क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा, अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्ष का वातावरण जो है वो दोस्तों शांत, कक्ष का जो वातावरण है वो शांत एवं लोकतांत्रिक तो होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन को एक बार चेक करता हूँ इसे फिर से, ठीक है। मैंने, मुझे लग रहा है इसमें गलत बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए प्रमुख जो सही आंसर है दोस्तों वो यहाँ पे अनुकरण है। नहीं, अनुकरण नहीं है, अनुबंधन है, ठीक है। अनुबंधन कैसे है? अर्थ निर्माण दोस्तों यहाँ पे आंसर की में सही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले मुझे लगा कि अर्थ निर्माण है, ठीक है। लेकिन अनुबंधन यहाँ पे आंसर की में माना गया है, क्योंकि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो अनुबंधन है, यानी परिस्थिति होता है, ठीक है। अनुबंधन यानी क्या है? परिस्थिति होता है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा तो अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्ष का वातावरण जो है वो शांत और लोकतांत्रिक तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन सही है आंसर की के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। फिर देखिए, प्याजे जी आ गए आपके। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपके हिसाब से ये पहला वाला जो ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका पॉजिटिव है। ये आपका दोस्तों क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव है? देखो, ज्ञान जो होता है वो विद्यार्थी स्वयं बनाता है, सक्रिय भूमिका है, सामाजिक व भौतिक अंतःक्रिया है, तो यहाँ पे ये सही है। अगर हम पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन आपको याद है भाई क्या है? स्किनर जी आ गए, यहाँ पे गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो निष्क्रिय अधिगम भी आपका क्या है? गलत है। उद्दीपक अनुक्रिया के जोड़ में होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सही क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक एक मिनट रुकिए, समस्या समाधान को तब तक, ये यहाँ पे सीखना लिखा है ना, तो यहाँ पे सीखना होगा। समस्या समाधान को तब तक क्या है? सीखना शब्द आएगा। सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, तो ये दोस्तों मिस्टेक है टाइपिंग की, ठीक है। उसे यह बताना कि यह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। क्या ये ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट है उसे आधा समाधान हल किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराकर, तो ये भी आपका गलत है। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह जो है घर नहीं जा सकती। तो देखो उसे यह बताना है कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, यानी यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा और देखने के बाद सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए समझिए। आपकी कक्षा में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। देखिए आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, यानी कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। बताओ ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे जी नहीं, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट नहीं देंगे, समान अनुदेश देंगे। उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। तो ये भी क्या है आपका नामित करना, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि विविध प्रकार के कार्य और क्या है यहाँ पे परीक्षण की बात हो रही है। ठीक, डिफरेंट असाइनमेंट। ठीक है, दृश्य श्रव्य क्रियात्मक निष्पक्ष व समावेशी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, तो ये भी आपका सही नहीं है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विविध प्रकार के कार्य और क्या है परीक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है, क्वेश्चन को आज ध्यान से समझो और उसके बाद आपको जवाब यहाँ पे देना है। देखो पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच जो होती है वो किससे, प्रोड़ों से। यहाँ पे ये वाला शब्द आएगा प्रोड़। ठीक है, ये वाला प्रोड़ों से, तो ये आपका रॉन्ग है, टाइपिंग में मिस्टेक है। से भिन्न होती है, तो ये आपका क्या है, ये आपका विकल्प सही नहीं होगा। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना, यहाँ पे मेद लिखा है, सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति क्या है, निष्क्रिय रहना। तो ये निष्क्रिय रहना, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए क्या है, यहाँ पे मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। तो ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि बच्चों की गलत धारणाओं और वैकल्पिक धारणाओं कहने की प्रवृत्ति को बच्चों की गलतियों के लिए मनोहारी शब्द का उपयोग करना कहा जा सकता है। इससे बच्चों में क्या है, गलत धारणा का विकास होगा। क्वेश्चन के अनुसार ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बच्चों को उनकी सोच में प्रोड़ों के समान मानना, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, पहला ऑप्शन। क्योंकि पहला ऑप्शन क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन नहीं, सॉरी, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर की बिल्कुल सटीक बता रही है सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सीडीपी में कोई भी परेशानी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिएगा। सारी की सारी वीडियो सीडीपी की प्लेलिस्ट पे से आपको मिलेंगी, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो देखिए माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन, तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन तो सही नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, तो ये भी आपका सही नहीं है। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, तो बिल्कुल सही है, आप चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराएं, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा, तो ये प्रतिस्पर्धा आपको बढ़ानी नहीं है, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन को समझो और उसके बाद आप जवाब दो। देखो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है।
कौन सा कथन है वो सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 है। ठीक है, देखो, अधिगम तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होगा। तो आपके हिसाब से क्या ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे बिल्कुल गलत है। अधिगम तभी प्रभावी होगा जब बाहरी पुरस्कारों को, ऐसा नहीं है। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। क्या ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे बिल्कुल गलत है। अधिगम में तो प्रेरणा की भूमिका होती है दोस्तों। देखो, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो देखो, ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बच्चा तभी अच्छा समझेगा, तभी अच्छे से सीखेगा जब उसके अंदर से भीतरी जो प्रेरणा है वो सीखने की झलक जो दिखे उसमें। ठीक है, अंतर कह सकते हो आप एक प्रकार से। जो आंतरिक प्रेरणा है वो बच्चे के अंदर जागृत होनी है। आपको मोटिवेट बच्चे को करना है। यानी कारण क्या है, कारण समझो। अधिगम सबसे प्रभावी तभी होता है जब विद्यार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, यानी सीखने की क्या है, स्व इच्छा जागृत हो। सीखने की क्या है, स्व इच्छा जागृत हो। तो यहाँ पे क्या है, सी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन है। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सत्य है? जो क्या है, सत्य है। सीखना विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीखना जो है वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो सीखना जो होता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, ना कि निष्क्रिय। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सीखना कौशल के संचय के समान होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका इतना अच्छा नहीं है, आगे बढ़ो। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा अच्छा है और सबसे सटीक है। कारण समझो। देखो, सीखना जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं से आसान और प्रभावी होता है, क्योंकि समाज, समूह और संवाद सीखने में क्या है, मदद करते हैं। समाज भी मदद करता है सीखने में, समूह भी मदद करता है, और संवाद जो होता है इसमें क्या होगा दोस्तों, समाज, समूह और संवाद सीखने में मदद करते हैं। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद उसका जवाब देखिए, फिर आपको आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो कौन सी एक विधि है? क्या पुरस्कार है? जी नहीं। देखो, पुरस्कार तो कभी भी भैया ये सही नहीं है बच्चे के लिए। व्याख्यान भी छोटे बच्चे के लिए सही नहीं है, निर्देश भी सही नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, संवाद जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कारण समझो, कारण समझो। देखो, जो संवाद है ना, संवाद बच्चों को सक्रिय रूप से सोचने, प्रश्न करने और समझ विकसित करने में क्या है, सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है, एक कथन नहीं है। ठीक है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। विकास, परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सीधी रेखा में आगे जाते हैं। देखो, विकास, परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। क्वेश्चन को समझो। विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन नहीं है? जो नहीं है वो आपको पकड़ना है। अब अगला विकल्प समझो। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर, आगे की ओर और पीछे की ओर। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो। कारण देखो, विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। पहली बात ये समझ लो, विकास कभी रुकता नहीं है और किशोरावस्था के बाद भी विकास जारी रहता है। ठीक है, गति बदल सकती है लेकिन रुकता नहीं है। ठीक है, लेकिन रुकता नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है।
उसके बाद क्या है, रुक जाता है। 1 मिनट रुकिए, चलिए, उसके बाद रुक जाता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि विकास जो जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। ठीक है, विकास पीछे की ओर, लेकिन ये जो वाला जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। देखो, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद रुकता नहीं है। विकास जो है वो जीवन भर चलता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, आपके अनुसार बताइए इसका 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मैंने बिल्कुल सही जवाब आपको दिया है। मध्य बचपन अवधि क्या है। चलिए, मध्य अवधि बचपन बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जन्म से 2 वर्ष क्या मध्य बचपन अवधि है, या फिर 10 वर्ष के बाद, या 2 से 6 वर्ष, या फिर 6 से 11 वर्ष। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मध्य बचपन की अवस्था जो समानता होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 6 से 11 वर्ष होती है। 6 से 11 वर्ष होती है मध्य बचपन की अवधि। कब से कब तक, 6 से 11 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। आगे बढ़िए। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध, यहाँ पे शोध नहीं है, बहुत से शोध। ठीक है, बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या होगा। देखो, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। ठीक है, शोध स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि और विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, केवल आनुवंशिकता ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ से ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी होती है। तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। ये भी आपका सही नहीं है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। चलिए, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना क्या है, प्रारंभ करता है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। सामाजिकरण, विकास, सीखना और परिपक्वता। चारों ऑप्शन में से सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। यानी एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, तो जाहिर सी बात है क्या है, यहाँ पे सामाजिकरण की बात हो रही है, क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना क्या है, प्रारंभ करता है। तो दोस्तों, ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, चाहे आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको PYQ चाहिए, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।